संक्लिष्टा संक्लिष्टा शूरोद्गिरित दिखाश्च प्राक् चतुर्थ्या। बोलो। तेस्वे त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रैत्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः। जम्बूद्वीपे लग्नो दादे शुभनामानो द्वीपसमुद्र। द्विर्द्विर्विष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपिनो वल्याकृतयः। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विस्कम्भो जम्बूद्वीप। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। तद्भाजिन पूर्वापरायत हिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा। पद्म महापद्म पिंगिच्छ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदय स्थिते पामुपरि। प्रथमो योजन सहस्राय मस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः। 10 योजनावगाः। तन्मध्ये योजनं पुष्करम्। तद्द्विगुण द्विगुणा पुष्कर। चरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का अध्ययन हमारा चल रहा है। तृतीय अध्याय, इसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं और अभी करीब 8-10 दिनों 15 दिनों के बाद हमारी ये कक्षा लग रही है। तो आप सभी लोगों ने रिवीजन जारी रखा होगा अपना, क्योंकि विषय से जरा भी हटते हैं ना तो फिर वो बाद में विषय समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यह सोचकर आप सभी ने रिवीजन किया होगा, जैसा कि मैंने तब भी बोला था पहले भी। और आगे के मतलब पिछले सूत्रों के साथ आगे के सूत्रों का भी अध्ययन किया होगा, ये मानकर हम चल रहे हैं। फिर भी एक शॉर्ट रिवीजन हम यहाँ पर ले रहे हैं, है ना, अभी तक जितना हमने पढ़ा है। तृतीय अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक की चर्चा है। हम अभी अधोलोक तो नहीं, लेकिन मध्यलोक की चर्चा हमारी कहाँ से कहाँ तक पहुंची है वह शॉर्ट में हम देख लेते हैं। मध्यलोक की चर्चा सूत्र नंबर 7 से प्रारंभ हुई थी, है ना। और अगर अपने शब्दों में कहें तो जो 3 लोक है, तीनों लोकों के बिल्कुल मध्य में मध्य लोक है। और इसे तिर्यक लोक भी कहा है, क्योंकि इसमें सारी रचनाएं ऐसे में है, एक के नीचे एक नहीं है, एक के ऊपर एक नहीं है, और तिरछे में सारी रचनाएं हैं, इसलिए इसे मध्य लोक या तिर्यक लोक भी कहा है। अब इसमें जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, ऐसे नाम के बहुत सारे द्वीप और समुद्र हैं। असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, एक के बाद एक। केवल जम्बू द्वीप जो पहला द्वीप है वह थाली के आकार का है, और उसके बाद सारे द्वीप समुद्र सब चूड़ी के आकार के होते जाते हैं और दूने दूने विस्तार वाले होते जाते हैं। और इन सभी मतलब जितने भी ये द्वीप और समुद्र हैं उनके बीच में जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप के बिल्कुल बीच में सुदर्शन मेरु है। ठीक है। और हमने करीब 13 से लेकर 16 तक द्वीप और समुद्रों के नाम भी याद किए थे।
ना किसके बाद कौन सा द्वीप है, किसके बाद कौन सा समुद्र है, ये भी हमने सब पूरा समझा था। सभी समुद्र भी अलग अलग टेस्ट के हैं, और उसमें से क्षीर सागर का जल सबसे शुद्ध प्रासुक है, निर्जंतुक है, दूध के समान सफेद है ना। और इसीलिए तीर्थंकरों का जो जन्माभिषेक होता है उसी क्षीर सागर के समुद्र के जल से होता है। और बाकी के सब द्वीप अपने अपने नाम के अनुसार है। घृतवर द्वीप है, घृतवर समुद्र है, तो उसका जो जल है वह घी के समान है ना। वारुणीवर है, वह मदिरा के समान उसका टेस्ट है। ऐसे सभी के हमने याद किए थे, तो वो सब आप रिकॉल कीजिएगा। फिर हमने इसके बाद ये हमने सातवें से लेकर सातवां, आठवां, नौवां, फिर उसके बाद 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, ये 4 सूत्र थे। इसमें जम्बू द्वीप के, इसके पहले तो जम्बू द्वीप के बाहर की रचना का वर्णन था, और अब 10वें सूत्र से जम्बू द्वीप के अंदर की रचना का वर्णन किया जा रहा है। तो जम्बू द्वीप के अंदर क्या क्या है? तो जम्बू द्वीप के अंदर 7 क्षेत्र हैं और 6 पर्वत हैं। इसलिए इन 6 पर्वतों के कारण जम्बू द्वीप 7 भागों में विभाजित हो गया है, और उन सबका रंग अलग अलग है उन पर्वतों का। सोने के समान, चांदी के समान, वैडूर्य मणि के समान, ये हमने देखा था उनके नाम के अनुसार। फिर ये सभी पर्वत एक जैसे हैं, ऊपर नीचे से एक समान है। मतलब ऊपर से पतले और नीचे से चौड़े ऐसे नहीं है, ऊपर और नीचे चारों तरफ से एक समान है, उबड़ खाबड़ नहीं है, बिल्कुल दीवार की तरह है ये। और एक सी चौड़ाई, एक सी लंबाई के हैं ये, और अनेक रंगीन मणियों से सुशोभित ये सारे ही पर्वत हैं। जम्बूद्वीप का नाम जम्बूद्वीप इसलिए पड़ा है क्योंकि उसमें जम्बू नाम का वृक्ष है। और वो वृक्ष कैसा है? ग्रीन कलर का है या येलो कलर का है? कि नहीं, कलर नहीं, वो वनस्पति का एक नहीं है, वो पृथ्वी का एक जम्बू द्वीप है, और उसके साथ जम्बू वृक्ष है, और उसके साथ अनेक वृक्ष हैं। तो उन परिवारों के साथ, अपने वृक्ष अपने पूरे परिवारों के साथ रहता है वहां पर, तो इसलिए इस पूरे द्वीप का नाम ही जम्बू द्वीप पड़ गया है। अब ये जो 7 क्षेत्र और 6 पर्वत बताए हैं, उन 6 पर्वतों पर, प्रत्येक पर्वत पर एक एक सरोवर है ना। क्षेत्र के नाम हम याद करें तो भरत क्षेत्र, किसी को याद हो गए ये नाम सारे 7 क्षेत्रों के नाम? हाँ नमिता जी बोलिए। दीदी, भरत, हेमवत, हरि, विधेय, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। बहुत अच्छा। 6 पर्वतों के नाम भी याद है? हाँ। बोलिए। हिमवन, हिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिण, शिखरी। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो 6 पर्वत के नाम नमिता जी ने बताए हैं, उनके ऊपर 6 सरोवर भी हैं। 6 सरोवर के नाम याद है किसी को? मंजू जी बोलिए। जय जिने दीदी। हम्म। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरी, पुंडरीक। बहुत अच्छा। और इन सरोवरों के ऊपर एक एक कमल है, उन कमल में देवियां निवास करती है, तो देवियों के नाम क्या है सुषमा जी? दीदी जय जिनेन्द्र, श्री, हम्म। ह्रीम, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तो इतना सबको याद हो गया। ये सरोवरों में कमल है और कमल में देवियां हैं, और ये कमल की भी साइज 1-1 हजार योजन जितनी साइज है। सब मतलब बढ़ते हुए क्रम में है ये सारे कमलों की लंबाई चौड़ाई। सरोवरों की भी लंबाई चौड़ाई बढ़ते हुए क्रम में है। कहाँ तक? विधेय क्षेत्र तक, और विधेय क्षेत्र के बाद फिर घटते हुए क्रम में, मतलब जैसी रचना विदेह क्षेत्र के इधर है, वैसी रचना विदेह क्षेत्र के दूसरी तरफ भी है। तो हमने उत्तर दक्षिण ऐसा किया था, तो जैसी रचना दक्षिण में है, वैसी की वैसी रचना उत्तर में भी है। अब ये कौन बताएगा कि अब किसके उत्तर में और किसके दक्षिण में? तो इसके लिए हमने बीच में सुमेरु पर्वत लिया है। तो जो भरत क्षेत्र है वह सुमेरु पर्वत के उत्तर में है, दक्षिण में है, या पूर्व में है, या पश्चिम में है? कहाँ पर है?
फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ, जो भरत क्षेत्र है वह सुमेरु पर्वत के किस दिशा में है? पूरा मैप समझा था हमने ये वाला, और आपने मैप यदि ध्यान से देखा होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये। आरती जी। ये दीदी अ, ये पूरब नहीं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण में भरत पक्का? क्षेत्र। हाँ, क्योंकि मैप को ऐसे ही नापते ना, इधर राइट में पूरब और फिर लेफ्ट में पश्चिम, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। दक्षिण जी में भरत क्षेत्र है और उत्तर में एरावत क्षेत्र है ना। ये दो, जी ये क्षेत्र मेन इसलिए बोले हैं, इनका नाम इसलिए आता है क्योंकि इसी में आर्यखंड है और इसी में काल का परिवर्तन रहता है। और फिर हमारी काल की भी बात चली थी, अब वहां पर भी हम पहुंचेंगे। देखो अभी इसमें हमने 14वां से लेकर 19वें सूत्र में क्या आया है। इन ये जो पर्वत हैं उनमें जो सरोवर है और देवियां कमल है, उनमें जो देवियां हैं वो सब, इसकी बात 19 तक के सूत्र में आई है। फिर पर्वतों में जो सरोवर है उनसे अलग अलग नदियां निकली हैं। तो किस पर्वत से कौन सी नदियां निकली है ये भी हमने देखा था, 20, 21, 22 और 23, इन 4 सूत्रों में देखा था हमने कि भरत क्षेत्र से गंगा सिंधु, हेमवत क्षेत्र से रोहित रोहितास्या, हरि क्षेत्र से हरित हरिकांता, विदेह क्षेत्र में सीता सीतोदा, रम्य क्षेत्र में नारी नरकांता, हिरण्यवत क्षेत्र में स्वर्णकुला रूप्यकुला और एरावत क्षेत्र में रक्ता रक्तोदा। इस प्रकार 7 क्षेत्रों के बीच में, ये जो 7 क्षेत्र हैं उनके बीच में 14 नदियां बहती हैं, है ना। और ये जितनी भी नदियों के नाम बताए हैं उनमें से पहली पहली नदी जो है वह पूर्व की ओर, जैसे गंगा सिंधु, तो गंगा नदी पूर्व की ओर और सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो इन इन जो जोड़े बताए, रोहित रोहितास्या, तो रोहित नदी पूर्व में और रोहितास्या पश्चिम में, है ना। और विदेश क्षेत्र में जो बहती है सीता सीतोदा, तो सीता पूर्व में और सीतोदा पश्चिम में। इस तरह से पहले नंबर की जो भी नदियां हैं वह सब पूर्व में बहती हैं और दूसरे नंबर की नदियां हैं वह पश्चिम में बहती हैं। और फिर इन नदियां, गंगा और सिंधु नदी, ऐसे सभी नदियों से 14,000 सहायक नदियां भी निकलती हैं। अब आपको है ना, जैसे ये समझना हो तो आप मैप सामने रख लिया कीजिए, तो बहुत जल्दी और अच्छा समझ में आएगा। जो मैप आपकी किताबों में या कॉपी में या मोबाइल में है वो आप खोल कर रखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, अच्छा लगेगा आपको। अब इसके बाद 24, 25, 26, इन 3 सूत्रों में इन हिमवन आदि पर्वतों की चर्चा ही कर रहे हैं। मतलब भरत क्षेत्र कितना बड़ा है, तो भरत क्षेत्र क्षेत्र का विस्तार 526 योजन और 1 योजन के 19, मतलब 6/19, 1 योजन 6/19, इतना विस्तार है भरत क्षेत्र का। और विदेह क्षेत्र तक के पर्वत और क्षेत्र भरत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले हैं। विदेह क्षेत्र के उत्तर से 3 पर्वत, 3 क्षेत्र, दक्षिण के पर्वत और क्षेत्रों के समान विस्तार वाले। ठीक है, ये सब समझ लिया था हमने। अब इसके बाद हमारा प्रकरण चालू हुआ था, 27वां सूत्र हमारा प्रारंभ हुआ था। इसमें काल चक्र का परिवर्तन किस प्रकार होता है ये हम समझ रहे थे। तो निकाल लीजिए 27 नंबर का सूत्र। अब इसके बीच में किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो अभी प्रश्न पूछ सकते हैं। और मैप लेकर घर पर बैठिए आप और उसको समझने का प्रयास कीजिए तो पूरा पूरा समझ में आएगा। चलिए 27 नंबर का सूत्र निकाल लीजिए, पेज नंबर 262।
भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल चक्र का परिवर्तन। भरत ऐरावत योर वृद्धि रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पण्य व सर्पिणीभ्याम। ये भी हमने समझ लिया था। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। और इसमें हमने ये जोड़ जोड़ बाकी भी लगा लिए थे, अवसर्पणी का कितना काल और उत्सर्पणी का कितना काल। तो अवसर्पणी में चलो ये नाम भी याद हो गए होंगे आप लोगों को। 6 काल के नाम बताने हैं, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। कौन बताएगा? मंजू जी, सुषमा जी और आरती जी के अलावा और कोई है बताने वाला? संगीता जी। वो तो उस शर्पुणी के सुषमा सुषमा फिर सुषमा फिर और से बोलिए, सुषमा फिर से बोलिए आप। हाँ दीदी। पहले तो उस शर्पुणी के हम्म। है तो सुषमा सुषमा फिर सुषमा फिर सुषमा सुषमा दुष्मा और फिर अपशर्पुणी के। ये उल्टा हो गया है हाँ, आप, अवसर्पणी में है ये, अच्छा 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 है ना? अच्छा। हाँ, अवसर्पणी में अंडा नीचे की तरफ शर्पुणी जाना। अभी अपशर्पुणी चल रहा है, ठीक ये उस। बोलिए। हाँ दीदी, तो ये पहला जो होता है वो सुषमा सुषमा फिर सुषमा फिर सुषमा दुष्मा हम्म। फिर दुष्म सुषमा फिर दुष्मा फिर दुष्मा दुष्मा। अभी जो चल रहा है वो पंचम काल दुष्मा काल चल रहा हम्म। ठीक है, और उत्सर्पणी में? है। और उस अपनी में पहले पहला तो सुषम सुषमा फिर दूसरा सुषमा फिर सुषम और दुष्मा। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो अवसर्पणी का हो गया ना। उत्सर्पणी का पूछ रही हूं मैं। उषा जी बोलिए। दीदी दीदी शुरू से बोलना है दीदी। उत्सर्पणी का बोलिए। उत्सर्पणी का। दीदी सुषमा, ये दुक्मा 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 सुषमा, दुक्मा सुकमा सुकमा दुक्मा, फिर सुकमा सुकमा, नहीं सुकम, ये सुकमा, फिर सुकमा सुकमा। हम्म। ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। ये उत्सर्पणी में, उत्सर्पणी में पहला काल दुखमा दुखमा रहता है और अवसर्पणी में पहला काल सुखमा सुखमा रहता है। यहां से प्रारंभ होते हैं, है ना? उत्सर्पणी में तो गिरते हुए क्रम में, अभी उत्सर्पणी काल चल रहा है ना, तो अभी अभी दुखमा है, उसके बाद दुखमा दुखमा आएगा। अवसर्पणी काल चल रहा है, हुंडा सर्पणी जिसको बोलते हैं, अवसर्पणी काल। तो अभी इसमें दुखमा चल रहा है, उसके बाद दुखमा दुखमा आएगा। और अवसर्पणी में दुखमा दुखमा के बाद दुखमा आएगा, और फिर उसके बाद दुखमा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर सुखमा, और फिर सुखमा सुखमा, वापस पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे। ऐसा छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, इस तरह से ये क्रम रहेगा उत्सर्पणी में। ठीक है, अब सुषमा सुषमा का काल। काल भी देखो याद किए थे बहुत लोगों ने, बहुत होशियार लोग भी हैं अपने यहाँ पर, बहुत सारी चीजें याद की है आप लोगों ने। हाँ, काल कौन याद, किसने याद किया भाई? हर मतलब पहले काल में कितना समय लगता है, दूसरे काल में कितना समय रहता है, ये किसको याद है? समता भाभी बोली। 10 कोड़ा कोड़ी सागर। शुरू से बोलिए। अम, शुरू से 10 कोड़ा कोड़ी सागर। और उत्सर्जनी में औपसर्जनी में 10 कोड़ा कोड़ी सागर। हम्म। हाँ। और 20 कोड़ा कोड़ी सागर एक कल्पकाल में। ठीक है, चलिए विमलेश जी बोलिए। जय जिंदे जी। दीदी मैं
अधिकतम आयु 4 पल्ले की होती है पहले काल में, सुषमा सुषमा में। अरे आयु पे तो पहुंचे ही नहीं अभी अपन, आयु की और बात क्या चल रही है। दीदी, काल प्रश्न कितना क्या है? पूछा अभी? दीदी प्रत्येक काल में समय कितना लगता है? समय, समय तो दीदी 10 कोड़ा कोड़ी सागर एक कल्प उसका है, वो एक टोटल काल है का ना, उत्सव अपने काल का। वो तो टोटल है। 10। अब पहले काल में अच्छा, कितना लगता है ये बताना है। हाँ दीदी 4 का है, 4 कोड़ा कोड़ी का पहले काल में, फिर 3 नाम, का, फिर दो कोड़ा कोड़ी सागर का है, फिर एक चौथे मिनट, काल में दीदी। नाम नाम के साथ बोलिए, पहला काल कौन सा है, उसका काल कितना है? ठीक है दीदी, सुषमा सुषमा काल पहला, उसमें 4 कोड़ा कोड़ी सागर है। सुषमा में 3 कोड़ा कोड़ी सागर है। और हम्म। सुषमा दुष्मा में 2 कोड़ा कोड़ी सागर है। और अ, कौन सा दुश्मन। है इस बार दीदी? दुष्मा सुषमा है ना? नहीं, सुषमा दुष्मा में चौथे काल में, और 42,000 वर्ष की कम करके दीदी एक एक कोड़ा कोड़ी सागर है। ये और कौन सा पंचम काल जो दुश्मन है ये? चौथा काल दीदी, चौथा काल। हाँ, और पंचम काल जो है दुखमा, उसमें 21,000 वर्ष है, और दुखमा दुखमा में भी 21,000 वर्ष के समय होता है। इस तरह से कुल मिलाकर कितने हो गए? 10 कोड़ा कोड़ी सागर दीदी। ऐसे हाँ, ही दीदी अवसर उत्सर्पणी काल में अवसर होएगा पढ़ी दीदी। बोल दीजिए आप। दीदी 21,000 वर्ष पहले उसमें दुश्मा दुश्मा में, और फिर दुखमा में 21,000 वर्ष, फिर दुखमा सुषमा आया, उसमें एक 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर। और फिर उसके बाद में आएगा सुषमा दुखमा, उसमें 2 पल्ले जी। और फिर उसके बाद में तो कोड़ा सुखमा कोड़ी आएगा, सागर। कोड़ा कोड़ी, और सुखमा में 2 कोड़ा कोड़ी, नहीं 3 कोड़ा कोड़ी सागर, और सुषमा सुषमा में 4 कोड़ा कोड़ी सागर की। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये हमने देखा कि 6 काल में ये मतलब 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। तो मतलब एक बार अवसर्पणी और फिर उत्सर्पणी ऐसा हो जाए तब एक कल्प काल होता है। ठीक है, और अभी जिस काल में हम रह रहे हैं उस काल में कितना काल है, कितना समय है? दीदी अभी दुश्मन कल चल रहा है और 21,000 वर्ष का है। हाँ ठीक है, सही बताया आपने। 21,000 वर्ष का दुष्मा काल चल रहा है, इसके बाद दुष्मा दुष्मा आएगा जिस जो वो भी 21,000 वर्ष का ही है। अब भरत एरावत क्षेत्र में यह छह छह भेद सहित परिवर्तन हुआ करता है। जो जम्बू द्वीप है ना उसमें इस तरफ पूरब में इधर दक्षिण में भरत क्षेत्र है और पूर्व में एरावत क्षेत्र है। तो दोनों में ही 6 काल के परिवर्तन होते हैं, भरत और एरावत क्षेत्र में। असंख्यात अवसर्पणी बीत जाने के बाद एक हुंडाव सर्पणी काल आता है। असंख्यात मतलब एक हुंडाव सर्पणी काल आता है जो अभी चल रहा है। इस हुंडाव सर्पणी काल अभी चल रहा है। भरत एरावत क्षेत्र के म्लेच्छ खंडों तथा विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों में असर्पणी काल के चतुर्थ काल के प्रारंभ से असर्पणी काल के अंत तक परिवर्तन हुआ करता है। जो छठा काल आता है उसके बाद प्रलय आता है और उसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है प्रलय में। पर कुछ जोड़े आर्यखंड जब प्रलय होता है तब मनुष्यों के कुछ जोड़े 72 जोड़े वो शेष रह जाते हैं, वो विजार्द गुफा में चले जाते हैं। ऐसा मतलब उनकी वो नष्ट नहीं होते, 72 जोड़े ऐसे होते हैं जो नष्ट नहीं होते, वो गुफा में चले जाते हैं। और फिर प्रलय काल का भी हमने समझा था कि किस तरह से प्रलय होती है।
पहले कैसे किस तरह की वर्षाएं होती है, ये भी हमने सब समझा था। तो कहाँ तक हुआ था मुझे ये ध्यान भी नहीं है। चलो इसके हिसाब से चलते हैं। उत्सर्पणी काल के तीसरे काल के आदि से उत्सर्पणी के अंत तक परिवर्तन हुआ। इनमें आधे खंडों को की तरह 6 कालों का परिवर्तन नहीं होता और उनमें प्रलय काल भी नहीं होता। किसमें नहीं होता? देखो, भरत और ऐरावत क्षेत्र में तो काल का परिवर्तन इसी तरह से होता है, 6 काल आते हैं। और मेघश्रंदो तथा विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों में असर्पणी काल के, अब ये तो हो गया भरत और ऐरावत क्षेत्र। अब हमने देखा था कि उसमें जो भरत और ऐरावत क्षेत्र में 5 तो म्लेच्छ खंड है और एक आर्य खंड है। तो आर्य खंड में तो ये 6 प्रकार के परिवर्तन हो गए, पर जो म्लेच्छ खंड है उसमें और विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों में, विजयार्ध पर्वत की श्रेणी मतलब हमने देखा था ना, वो जो चक्रवर्ती रहता है, जब वो 6 खंड पर विजय के लिए जाता है तब विजयार्ध पर्वत पर चढ़ता है। तो विजयार्ध पर्वत पर 10,000 योजन पर विद्याधर राजा रहते हैं, उससे ऊपर 10,000 योजन पर देव रहते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया अभी। तो वो जो श्रेणियां हैं उनमें और म्लेच्छ खंडों में क्या होता है, अवसर्पणी काल के चतुर्थ दुष्मा सुषमा काल के प्रारंभ से अवसर्पणी काल के अंत तक परिवर्तन हुआ करता है। अब अवसर्पणी काल में जो चौथा काल है दुष्मा सुषमा, उसके बाद दुष्मा और फिर उसके बाद दुष्मा, ऐसा ऐसा परिवर्तन वहां पर होता है। और उत्सर्पणी काल के तीसरे दुष्मा सुषमा काल के आदि से उत्सर्पणी के अंत तक। अब उत्सर्पणी काल का जो तीसरा है दुष्मा सुषमा, अवसर्पणी काल का जो तीसरा है काल वही उत्सर्पणी काल, असर्पणी काल का जो चौथा काल है वही उत्सर्पणी काल का तीसरा काल है। तो दोनों ही दुष्मा सुषमा। तो यहाँ पर दुष्मा सुषमा से आगे का ही रहेगा, मतलब दुष्मा सुषमा, फिर दुष्मा और फिर दुष्मा दुष्मा, फिर दुष्मा दुष्मा, फिर दुष्मा और फिर दुष्मा सुषमा। बस ये 3 ही काल रहेंगे। सुषमा दुष्मा सुषमा और सुषमा सुषमा नहीं रहेंगे वहां पर। इसमें आर्य खंडों की तरह 6 कालों का परिवर्तन नहीं होता और उसमें प्रलय काल भी नहीं होता। भरत ऐरावत क्षेत्र के मनुष्यों की आयु तथा ऊंचाई ये आ गया है। अब मैंने एक में कुछ पढ़ा था, एक मिनट। चलो और देखेंगे। अभी ये देखिए, आपके पास अगर तत्वार्थ मणि प्रदीप किसी के पास है पुस्तक? हाँ मंजू जी। दीदी अभी आपने जो समझाया ना, ये हाँ चतुर्थ काल के प्रारंभ से अवसर्पणी काल के अंत तक परिवर्तन हुआ करता है, हाँ और उत्सर्पणी में तीसरे काल के से शुरू होकर अंत तक परिवर्तन होता है। तो हाँ ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें हम क्या समझेंगे, ये दुष्मा सुषमा से परिवर्तन शुरू हुआ है हम्म। ना, तो हाँ फिर उसके बाद ये दुष्मा आएगा, फिर दुष्मा दुष्मा आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ उत्सर्पणी स्टार्ट होता है, फिर यहाँ दुष्मा दुष्मा आ जाएगा, फिर दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा, हाँ ये आएगा। हाँ यही आएगा। देखो और मैं बता देती। लेकिन इसमें ये जो लिखा है ना, हम्म। तीसरे, ये जो उत्सर्पणी काल के तीसरे हाँ दुष्मा सुषमा काल से के आदि से उत्सर्पणी के अंत तक परिवर्तन होता है, ये तीसरे काल में।
तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। अरे तीसरी काल अभी जो आपने बताया वही तो है इसमें, आपने जो पढ़े ना तीनों काल, तो वही फिर तीनों काल इसमें आएंगे। दीदी, तो फिर ये दीदी इसमें तो ये आएंगे ही नहीं फिर। सुखमा दुखमा, सुखमा सुखमा सुखमा, ये तो आएंगे ही नहीं फिर इसमें। हाँ ये नहीं तो आएंगे फिर ना, हमेशा ये नहीं आएंगे, यही तो बता रहे आएंगे। हैं। हाँ अच्छा, लेकिन उत्सर्पणी के तीसरी काल से परिवर्तन लिखा है दीदी। तीसरे काल से फिर अंत तक परिवर्तन होना है, हाँ ये ठीक भी है ना, लिखा है ना। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, सेम वही तो आ रही है चीजें। आप है ना पहले अवसर्पणी के 6 काल और उसके पास में उत्सर्पणी के 6 काल लिख लीजिए, तो आपको ये लिखा है पूरी दीदी आप। लिख हाँ लिया ना, लिखा है मेरे पास। लिखा है हाँ, ना। अब इसमें देखो अवसर्पणी का चौथा काल कौन सा है। दुखमा सुखमा। अब इसके आगे बढ़ते जाओ, जो आप अभी अभी आपने बोला वही तो हो रहा है सेम, दिक्कत क्या है उसमें। तो यहाँ तक तो चेंज ठीक है, ये अंत तक हो गया, दुखमा हाँ दुखमा तक। फिर इसके बाद अब उत्सर्पणी, फिर उत्सर्पणी स्टार्ट हो रहा है ना, तो हाँ उसमें तीसरे काल से फिर चालू होगा ना। उत्सर्पणी का फिर उत्सर्पणी काल तीसरा के काल तीसरे बता रहे। काल के आदि से उत्सर्पणी के अंत तक। हाँ, तो इसका तीसरा काल ये हो गया, सुकमा सुकमा। दुखमा, दुखमा सुखमा। हाँ तो तो वहां से यहाँ प्रारंभ से फिर करेंगे। हाँ हाँ, फिर ये अंत तक सुखमा सुखमा तक आएगा, आएगा ना। उत्सर्पणी का अंत देखो ना, आपने जो लिस्ट बनाई उसमें उत्सर्पणी का अंत क्या आ रहा है। उत्सर्पणी में आ रहा है ना ये, तीसरा काल आ रहा है सुखमा दुखमा। फिर चौथा और यहाँ से अंत तक बता रहे हैं, तो सुखमा दुखमा, फिर सुखमा, फिर सुखमा सुखमा। सुकमा दुकमा फिर सुकमा फिर सुखमा सुखमा। हाँ ठीक है, इसी तरह से मानना पड़ेगा अपने को। हाँ, वही मेरे को लग रहा था कि हम्म तीसरा यहाँ से शुरू हो रहा है, चौथा यहाँ से हो रहा है, तो मैंने चौथे के बाद ये छठे काल तक यहाँ आ जाएगा, फिर तीसरा से स्टार्ट हो जाएगा, फिर तीसरे के बाद यहाँ तक आ जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ बताइए। भाई देखो, हमने ये चालू कहाँ से हुआ है, अवसर्पणी का तीसरा काल मतलब सुखमा दुखमा, ठीक है। उसके बाद दुखमा हम्म। आया, फिर उसके बाद दुखमा दुखमा आया, ठीक है। तीन तो ये हो गया अवसर्पणी के। अब उत्सर्पणी जी। पे आ जाओ। हाँ, अब उत्सर्पणी में क्या हुआ, दुखमा सुखमा से सुखमा प्रारंभ, दुखमा, है ना। सुखमा दुखमा। दुखमा सुखमा तीसरा से, काल अच्छा हाँ, ठीक है। ठीक है। और उसके तीसरा बाद ऊपर से जोड़े हैं। हाँ, इसमें वापस, इसमें अब क्या आएगा ऊपर, फिर सुखमा दुखमा। उत्सर्पणी काल के तीसरे काल के आदि से उत्सर्पणी के अंत तक। तो दुखमा, दुखमा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर सुखमा। फिर सुखमा सुखमा। हम्म 1 2 3 4 और 5 6 7, ये पूरे मिला के 7 हो जा सात हो रहे हैं गए ना, सात नहीं मतलब। होना चाहिए। हाँ भाई देखो, अभी क्या चल रहा है, अवसर्पणी चल रहा है ना अभी अपना। तो उसमें अभी जी। अपन वापस छठे के बाद वापस छठा आएगा ना, तो फिर हाँ,